Today we are going to discuss chapter number 17 of class 7th, and as you can see that name of this chapter is idioms. Idioms like phrasal verb or expressions made up of a set of words in a language with particular meaning. Sometimes we see a combination of few words, and these words do not give same meaning as we think. We get different meaning according to the condition or fixed meaning we have for these few words. So हिंदी में इनको मुहावरे कहा जाता है. हमारे पास कुछ शब्दों का समूह होता है जिन शब्दों का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो थोड़ा अलग होता है, जैसा हमें दिखता है उससे थोड़ा सा, या जैसे वो वर्ड मीन कर मतलब जैसे उनका अर्थ निकलता है उससे थोड़ा अलग ही उसका अर्थ होता है, वैसा नहीं होता, बस इसलिए इनको मुहावरे कहा जाता है. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज idioms one by one. I hope you'll if you have book, I hope you'll understand it and you'll take the help of your book for the better understanding. So now I'm going to discuss all of them one by one. So first one is act the part, act the role, यानी किसी रोल को प्ले करना या एक्ट को पार्ट करना. तो यहाँ पर इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस प्रिटेंड. प्रिटेंड होता है एक तरह से किसी चीज़ को शो करना या कोई बहाना करना या फिर कोई किसी तरह का दिखावा करना या प्रिटेंड करना. यानी कि हम जब कोई चीज़ शो करते हैं दिखाने की तो उसको दिखावा कहा जाता है. यहाँ पर इसको दिखावा कहने का मतलब है कि हम एक्चुअल में वैसा नहीं होता है जैसा हम उसको शो कर रहे होते हैं. सो we have example also. It was difficult for me to act the part or act the role of a friend when I knew she had betrayed me. सो यहाँ पर एग्जाम्पल कहता है कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है इस रोल को दिखावा या इस फ्रेंड का दिखावा करना. एज अ फ्रेंड मेरे लिए दिखावा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आई न्यू दैट शी हैड बिट्रेड मी, यानी कि उसने मुझे धोखा दिया, तो मेरे लिए ये प्रिटेंड करना या ये इस तरह से दिखावा करना बहुत ही मुश्किल है. सेकेंड वन इज एड फ्यूल टू द फायर. जैसे कहते हैं आग में घी डालना, वैसे ही एड फ्यूल टू द फायर. इंस्टिगेट मतलब होता है यहाँ पर किसी को उकसाना. जब हम किसी को उकसाते हैं और उत्तेजित करते हैं उसको, तो उसको कहा जाता है एड फ्यूल इन टू द फायर, यानी कि आग में घी डालना. डोंट एड फ्यूल टू द फायर बाय टेलिंग हिम टू फाइट विथ हिज ओन सिस्टर. कहने का मतलब है कि आग में घी डालने का काम मत करो, उसको ये चीज़ें बता करके आग में घी मत डालो और फाइट विथ हिज ओन सिस्टर, जिससे कि वो अपनी ही सिस्टर से लड़ाई करे, यानी कि ऐसा काम मत करो. नंबर थर्ड इज अलाइव एंड किकिंग. कोई व्यक्ति जब बहुत मेहनत कर रहा होता है या कठिन परिश्रम कर रहा था तो उस परिस्थिति को कहा जाता है आई एम अलाइव एंड किकिंग. मतलब है मैं हेल्दी भी हूँ और डूइंग वेल, यानी कि बहुत मेहनत कर रहा हूँ. किकिंग यहाँ पर मेहनत के लिए हो गया. अलाइव मतलब आई एम हेल्दी एंड डूइंग वेल. ओ नाउ यू हैव टू सेंटेंसेस हियर. How is your friend? Oh, he is alive and kicking. How is your friend? My friend is alive and kicking. यानी कि मेरा फ्रेंड ठीक भी है और बहुत मेहनत भी कर रहा है, यानी कि हेल्दी है और बहुत मेहनत कर रहा है. बाय द चांस. कभी कभार हो जाता है कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ की संभावना होती है, संभवतः यानी कुछ हो जाता है या कुछ जो चीज़ की संभावना होती है, तो उस कंडीशन को यहाँ पर कहा जाता है हैव यू सीन माई सिस्टर बाय द चांस. तो यहाँ पर ये कहते हैं कि संभवतः पॉसिबली आपने मतलब संभावना है कि आपने मेरी सिस्टर को हैव यू सीन माई सिस्टर बाय एनी चांस, मतलब आपने अवश्य ही या संभवतः मेरी सिस्टर को देखा होगा क्योंकि अभी इसी रास्ते से गई है और आप यहाँ पर हो तो आपने देखा होगा. नाउ नंबर फिफ्थ इज कॉल इट अ डे. कॉल इट अ डे यानी किसी चीज़ को यहाँ पर मीनिंग है कहने का अगर सेंस बनता जो कि कॉल इट अ डे मतलब स्टॉप समथिंग, यानी किसी चीज़ को रोकना. अगर हम किसी चीज़ को रोक देते हैं, रोकने को कहा जाता है, रोकने के सेंस में इसको यूज़ किया जाता है. एंड वी आर ट्राइंग टू पार्टिसिपेट, लेट अस कॉल इट अ डे एंड गो होम. सॉरी, वी आर ट्राइड टू प्रैक्टिसिंग. हमने जो है बहुत कोशिश कर ली प्रैक्टिस करने की. लेट अस
कॉल इट डे, यानी कि हमें इसे ख़त्म करने दो और समाप्त करने दो, एंड गो होम, और हमें घर जाने दो। कहने का मतलब है लोग प्रैक्टिस कर करके थक गए हैं और वो जाना चाहते हैं, दे वांट टू गो होम। सो द सेम थिंग इज रिटन हियर, यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। नंबर 6, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का जो केंद्र कहते हैं, आकर्षण का केंद्र जो है उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जैसे नंबर 6, सिमरन वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टुडेज गैदरिंग। आज की जो मीटिंग हुई थी, आज की जो गैदरिंग हुई थी, उसमें सिमरन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। तो कोई भी रीजन हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हर ड्रेस, जस्ट बिकॉज ऑफ हर स्पीच, जस्ट बिकॉज ऑफ हर लुक, और जस्ट बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क और प्रेजेंटेशन। कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। सो डू वंस बेस्ट, यानी कि बहुत ही सिंसियरली, यानी बहुत ही ईमानदारी से काम करना, उसको कहा जाता है डू वंस बेस्ट। सो राम इज माई फ्रेंड एंड ही डू हिज बेस्ट, वो अपना बेस्ट करता है। सो डोंट वरी अबाउट आउटकम्स ऑफ योर एफर्ट्स, जस्ट डू योर बेस्ट। अर्थात आपको जो है इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि क्या रिजल्ट होगा। यू शुड नॉट थिंक अबाउट आउटकम्स, बट यू शुड पुट योर एफर्ट एंड जस्ट डू योर बेस्ट। और हमेशा यही करना चाहिए, यही कहा भी गया है, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। और वही चीज़ यहाँ पर भी है, डू वंस बेस्ट, यानी कि आप मेहनत, यहाँ पर यही सेंटेंस यही करना चाहता है, डोंट वरी अबाउट आउटकम्स। रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में सोचो कि जो तुम एफर्ट लगा रहे हो उसका रिजल्ट क्या होगा, बट डू योर बेस्ट, अपना हिस्सा, अपना पार्ट कंप्लीट करो और अच्छे से करो। नेक्स्ट वन इज नंबर 8, अर्ली बर्ड, अ पर्सन हु डज नॉट थिंक अर्लियर देन अदर पीपल। एक ऐसा व्यक्ति हु डज थिंक अर्लियर देन अदर पीपल, जो और लोगों से पहले सोच लेता है, उसको कहा जाता है अर्ली बर्ड। रीता इज एन अर्ली बर्ड, रीता एक ऐसी लड़की है जो अर्ली बर्ड, यानी कि वो पहले सोच लेती है। शी इज ऑलवेज द फर्स्ट टू अराइव फॉर क्लास, वो हमेशा क्लास में पहले पहुंच जाती है। शी इज ऑलवेज द फर्स्ट टू अराइव फॉर क्लास, जो क्लास के लिए हमेशा समय पर पहुंच जाती है, यानी कि जो समय पर अपना काम कर ले और समय से पहले चीज़ों को सोच ले और कर ले, तो उसको कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज नंबर 9, ईजी मनी, यानी कि जहाँ पर पैसा कमाना ईजी हो। मनी अर्न टू रिटर्न फॉर वेरी लिटिल वर्क, अगर आप थोड़ा सा काम करके, यानी कि कम मेहनत और अधिक कमाई जो अगर होती है, कम मेहनत और अधिक आय, अगर अधिक आय आपकी हो रही है तो उसको कहा जाता है इजी मनी। डू यू वॉन्ट टू अर्न सम इजी मनी, क्या आप कुछ आसान तरीके से पैसा कमाना चाहते हो? सो यू कैन फ्रेम मोर सेंटेंसेस बाय यूजिंग ऑल दीज idioms you have here 9. It is up to you. If you practice all these idioms, then you can easily use all these idioms in your day-to-day life. Easy money. It's all the people are going for easy money nowadays. आजकल जो है लोग इजी मनी के लिए जा रहे हैं, यानी कि कम मेहनत में ज़्यादा पैसा मिले। तो एक एग्जांपल हो सकता है इसका। नेक्स्ट वन इज फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक होता है जैसे हम म्यूजिक को सुनते हैं तो यहाँ पर फेस करने की बात हो रही है। तो फेस करने का मतलब होता है एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म फॉर वंस एक्शन। अगर आप कोई भी काम करते हो और अपने जो है एक्शन के लिए, यानी कि जो आपने काम किया उसके लिए आपको क्रिटिसाइज होना पड़ता है, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। सपोज यू आर डूइंग समथिंग गुड एंड समटाइम यू हैव टू फेस क्रिटिसिज्म और पीपल विल ट्राई टू क्रिटिसाइज यू फॉर द स्मॉल मिस्टेक्स। छोटी छोटी गलतियों के लिए भी आपको क्रिटिसाइज करेंगे, तो उसको कहते हैं फेस द म्यूजिक। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप उसको फेस करना सीख जाते हो, तो या आपको फेस करना आता है, तो देन यू वी कैन से ही इज़ वेरी गुड टू फेस द म्यूजिक, यानी कि वो बहुत अच्छा है म्यूजिक को फेस करने में, यानी कि क्रिटिसिज्म को फेस करने में। थिंक हार्ड बिफोर यू वेंचर इनटू दिस, यानी कि आप कोई भी काम करते हो या कोई भी ऐसा रिस्की काम करते हो, उससे पहले सोच लो। रिमेंबर नोबडी विल फेस द म्यूजिक ऑन योर बिहाफ, यानी कि अगर आप अपने जो काम को फेस कर रहे हो, जिस परिस्थिति को आप फेस कर रहे हो, अगर आप इसको फेस कर रहे हो और आप इस काम के लिए जा रहे हो, कोई भी ऐसा काम जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है या गलत हो सकता है आपसे, अगर आप उसको फेस करने जा रहे हो, तो आपको उसके क्रिटिसिज्म के लिए, यानी कि अगर गलत हो गया तो उसको फेस करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।
If you are doing something good in your life, then you should get ready or make yourself ready, or you should prepare yourself for face the music or for facing म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक को फेस करने के लिए अर्थात क्रिटिसिज्म को फेस करने के लिए आपने अपने आप को तैयार रखना है. फार एंड वाइड. नंबर 11 इज फार एंड वाइड मीन्स एवरीवेयर, यानी कि हर जगह. क्रिटिसिज्म को यहां पर कहा जाता है आलोचना. मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. आलोचना यानी कि जो आपकी कभी कोई आलोचना करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, उसको कहा जाता है क्रिटिसिज्म और क्रिटिसाइज. फार एंड वाइड एवरीवेयर. अगला है नंबर 11 फार एंड वाइड एवरीवेयर अर्थात हर जगह. स्टूडेंट फ्रॉम फार एंड वाइड सीक एडमिशन टू आवर स्कूल. हमारा स्कूल बहुत फेमस है, तो इसके लिए जो दूर दूर से यानी कि हर जगह के बच्चे यहाँ पर एडमिशन के लिए आते हैं. और पीपल कम फ्रॉम फार एंड वाइड फॉर द बेस्ट फैसिलिटीज. लोग जो है दूर दूर से आते हैं अच्छी जगहों पर जहाँ पर बेटर फैसिलिटीज मिलती हैं. गो द एक्स्ट्रा माइल यानी कि आप किसी काम के लिए कुछ और ज़्यादा थोड़ा करना चाहते हो तो उसको कहा जाता है गो द एक्स्ट्रा माइल. पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस यानी कि अपनी उम्मीदों से ज़्यादा उसमें मेहनत करना, उसको कहा जाता है गो द एक्स्ट्रा माइल. गीता इज ऑलवेज रेडी टू गो टू एक्स्ट्रा माइल फॉर हर फ्रेंड यानी कि वह हमेशा अपने फ्रेंड्स के लिए एक्स्ट्रा माइल यानी कि कुछ ज़्यादा करना चाहती है उनकी उम्मीद से, यानी कि जितना एक्सपेक्ट करते हैं वो उससे हमेशा कोशिश करती है कि वो ज़्यादा करें. नेक्स्ट वन इज गुड फॉर नथिंग यानी कि गुड फॉर नथिंग अर्थात जब आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन आखिर में आपको कुछ नहीं मिलता, यानी कि आपका जो बेकार हो जाती है आपकी मेहनत या आपका एफर्ट जो होता है वो व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है, तो उसको कहा जाता है गुड फॉर नथिंग. शी प्रिफर टू बी टर्न एज अ गुड फॉर नथिंग रेदर देन वर्क हार्ड. शी प्रिफर टू बी टर्न एज गुड फॉर नथिंग रेदर देन वर्किंग हार्ड यानी कि वो कठिन परिश्रम करने की जगह बेकार रहना या टाइम वेस्ट करना पसंद करती हैं, उसके लिए कहा गया. शी प्रिफर टू टर्न एज अ यानी कि वो यूजलेस रहना पसंद करती है रेदर देन हार्ड वर्क की तुलना में वो बेकार रहना या बेकार टाइम वेस्ट करना ही पसंद करती है. हार्ड एंड फास्ट. नेक्स्ट वन इज हार्ड एंड फास्ट. स्ट्रिक्ट एंड नॉन फ्लेक्सिबल यानी कि जिनको कहा जाता है कठोर नियम, यानी कि कठोर जो चीज़ें होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, लचीलापन जिनमें नहीं होता है, यानी कि उसको चेंज नहीं किया सकता. कठोर या फिर कठोर नियम कह सकते हैं, या फिर जो अपरिवर्तनशील हो सकते हैं. अपरिवर्तनशील कहा जा सकता है इन नियमों को. वी डू नॉट हैव एनी हार्ड एंड फास्ट रूल अबाउट आवर स्टूडेंट ड्रेस कोड. हमारे स्टूडेंट्स के ड्रेस कोड के लिए हमारे पास कोई कठोर नियम नहीं है. अगर कठोर नियम हो तो उनको जो है उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जा सकता है, बट कठोर नियम नहीं है, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है. हार्ट एंड सोल. नेक्स्ट वन इज हार्ट एंड सोल. वेन एवर यू गिव योर 100% और ऑल द थिंग्स, सो उसको कहा जाता है हार्ट एंड सोल. सो होलसम हार्टेड डिवोशन यानी कि किसी का जो है समर्पण जो होता है, समर्पण को कहा जाता है जब आप समर्पित होते हैं किसी चीज़ के लिए, उसको कहा जाता है डेडिकेशन. हार्ट एंड सोल यानी कि आप अपना सब कुछ उसमें झोंक देते हो या सब कुछ दे देते हो. स्टूडेंट पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू राइजिंग मनी फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन यानी कि बच्चों ने पूरा अपना जो है समर्पण भाव यानी कि डेडिकेशन, पूरा समर्पण भाव यानी कि पूरा एफर्ट लगाया किसके लिए, अंडर प्रिविलेज्ड, ऐसे बच्चों के लिए जिनको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उनके लिए अपना पूरा समर्पण भाव से काम किया और उनके लिए पूरा एफर्ट लगाया. टू गेट ऑफ मतलब होता है टू लीव यानी कि किसी चीज़ को छोड़ देना या त्याग देना. आई गेट ऑफ द मेट्रो एंड वॉक डाउन टू माई फ्रेंड्स हाउस. मैंने जो है मेट्रो छोड़ दी, मतलब मेट्रो से उतर गया या छोड़ दिया, मेट्रो को छोड़ करके या मेट्रो से निकल करके. आई वॉक डाउन टू माई फ्रेंड्स हाउस. कहाँ चला गया, मैं अपने फ्रेंड के हाउस घर पे चला गया. नंबर 17 इज इन वेन यानी कि कोई भी चीज़ बेकार जाना. कोई भी चीज़ बेकार जाने को कहा जाता है विदाउट सक्सेस यानी कि फिर से वही है, बेकार चले जाना. कोई भी चीज़ आपका मेहनत जो है बेकार चले जाना, व्यर्थ हो जाना.
उसको कहा जाता है इन वेन. ही ट्राइड टू कन्विंस हिज मैनेजर बट इन वेन, यानी कि वो उसने अपना पूरा एफर्ट लगाया अपने मैनेजर को मनाने के लिए, बट इन वेन. फॉर एग्जाम्पल, आई रोट मैनी लेटर टू माई officer or my senior, but all in vain because he did not or she did not take any action on this matter. यानी कि जो भी मेरी प्रॉब्लम थी उस पर कोई मेहनत नहीं की तो वो हो गया इन वेन, यानी कि वो मेरे जितने भी लेटर लिखे हुए थे वो सब बेकार चले गए. लेबर ऑफ लव, यानी कि जो जॉब को जो है इंजॉय करता है, यानी कि अपने काम को जो है इंजॉय करता है, यानी कि वो सिर्फ खुशी के लिए करता है कोई काम. जैसे बहुत से लोग समाज सेवा खुशी के लिए करते हैं, ना कि पैसा कमाने के लिए या फिर लोगों की हेल्प करते हैं खुशी के लिए. जॉब अंडरटेकन फॉर प्लीजर, यानी कि जो काम हम खुशी के लिए करते हैं, नॉट फॉर द प्रॉफिट. यानी कि बहुत से ऐसे काम अपनी लाइफ में करते हैं जो खुशी के लिए करते हैं. हम लोगों की मदद करते हैं, अपने फ्रेंड्स की मदद करते हैं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि हमें खुशी भी मिलती है. समटाइम वी हेल्प पुअर एंड नीडी पीपल, सो वी डू इट फॉर द प्लेजर नॉट फॉर द मनी. अगर हम कभी कभार गरीबों की मदद करते हैं या ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं तो वो हम खुशी के लिए करते हैं, ना कि किसी प्रकार के प्रॉफिट के लिए. द फिल्म वाज अ लेबर ऑफ लव फॉर द डायरेक्टर. जो डायरेक्टर इस मूवी को बना रहे थे उनके लिए लेबर ऑफ लव था, यानी कि ये खुशी के लिए था, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए. बहुत सी ऐसी मूवियाँ बनती हैं जिसमें डायरेक्टर जो हैं पैसा कमाने के लिए नहीं बनाते हैं, बल्कि उस अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बनाते हैं ताकि वो लोगों को कुछ सिखा सके. नैरो स्केप, यानी कि जब आप बाल बाल बच्चे कहते हैं जो उस स्थिति को कहते हैं नैरो स्केप. जस्ट बर्ले स्केप्ड फ्रॉम द डेंजर, यानी कि मुश्किल से जो है किसी भी खतरे से बचना, यानी कि खतरे से आप जब बच जाते हो बड़ी मुश्किल से तो उसको कहा जाता है नैरो स्केप, खतरे से बच जाना. नाउ शी हैड अ नैरो स्केप from death in the bus accident last month. ये इसका मतलब हो गया कि जो लास्ट मंथ जो बस एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट में एक गर्ल जो थी वो नैरो स्केप, यानी कि बाल बाल बची थी, यानी कि इस खतरे में उसकी जान बच गई थी. तो इस कंडीशन को हम कह सकते हैं नैरो स्केप. आप जब बाल बाल बचने वाली कंडीशन को बताते हो वो यही है. नेक्स्ट टू नथिंग, ऑलमोस्ट नील, मतलब आप जब आपको नेक्स्ट टू नथिंग का मतलब होता है, यहाँ पर नथिंग से पता लग रहा है ऑलमोस्ट नील, यानी कि लगभग लगभग आपको कुछ नहीं मिलता या कुछ भी नहीं है आपके पास में, उस कंडीशन को बताया जाता है ऑलमोस्ट नील. द नॉलेज ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी कि मॉलिक्यूल की जो बायोलॉजी होती है, इज नेक्स्ट टू नथिंग. मेरे लिए क्या है, इज नेक्स्ट टू नथिंग, यानी कि मेरे पास ऑलमोस्ट नील है, यानी कि मेरे पास उसकी नॉलेज जो है बिल्कुल जीरो है. The knowledge of molecular biology is next to nothing, almost nil. Next one is odd one out, यानी कि odd जो अलग चीज़ है उसको बाहर निकालना, यानी कि a person who does not fit in the group. If you have a group of 10 student and one is not good for your group, so उसको कहा जाता है odd one out. द पर्सन हु इज़ नॉट फिट इन योर ग्रुप, यानी कि जो पर्सन आपके ग्रुप के अंदर फिट नहीं बैठता है उसको कहा जाता है. नेहा वॉज ऑलवेज अ ऑड वन आउट ऑफ एट स्कूल, यानी कि नेहा भी एक ऐसी स्टूडेंट है जो कभी भी ग्रुप में फिट नहीं बैठती. हो सकता है वो बहुत अच्छी हो या फिर हो सकता है बहुत बेकार. नाउ नेक्स्ट वन इज आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि सडनली, यानी कि कोई काम अचानक जो है अचानक हो जाता है, सडनली हो जाता है, तो उसको आउट ऑफ द ब्लू कहा जाता है. द स्कूल पिकनिक वॉज ऑर्गेनाइज ओरिजिनली शेड्यूल्ड फॉर दिस वीकेंड बट वॉज पोस्टपोन्ड आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि जो स्कूल का पिकनिक था वो ओरिजिनली शेड्यूल किया गया था इस वीकेंड के लिए, यानी कि वीक के एंड के लिए, बट पोस्टपोन्ड हो गया अचानक से, यानी कि अचानक से उसको पोस्टपोन कर लिया आउट ऑफ द ब्लू. So you have 22 idioms in this chapter, and I hope you learn all these idioms. And these idioms will be part of your exam also. You will get all these idioms in your midterm and final term. So I hope you will do all these things on time so that you could perform better. After that you have a back exercise. You can take the help of this picture. You can see all the things here. You can easily match all of them, B, C, D,
and A, F, G, E, J, K, M, I, N, L, H. You can match all these idioms with their meanings, and you can also understand their meaning. For example, from far and wide, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, यानी कि अभी मैंने पहले समझाया था आपको कि सभी जगह से बच्चे इस स्कूल में आते हैं. यू कैन मैच ऑल दीज idioms with their meaning. All the things are given here, all the matching are given here: B, C, D, A, F, G, E, J, K, M, I, N, L, H. And after that you have question number B, fill-ups, number 2, number 3, number 4 and number 1. You can use all these words. The 4 blanks are here. It's my mother who rule and roots at home, यानी कि जिसके रूल और रेगुलेशन से जिसके कमांड घर पे चलते हैं. So the same way you can fill all the blanks you have here at the end of this chapter.